सुप्रभात। आज सुबह की बड़ी खबर। चंद्रयान-3 चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया है। चंद्रयान-3 ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अंतरिक्ष यान को बेंगलुरु में मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स से सफलतापूर्वक रवाना किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह आज पुणे में सरकार सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार हो गए हैं और सक्रिय राजनीति से 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित हो गए। इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी पाया गया है। इस्लामाबाद स्थित जिला और सत्र न्यायालय ने कल उन्हें 3 साल जेल की सजा और 1 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित 9वें राष्ट्रीय हस्तकला दिवस आयोजनों में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री भारतीय वस्त्र और शिल्प कोष के ई पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कल पुणे में सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। चीन के उत्तरी हिस्से में हुई मूसलाधार बारिश के कारण हेबे प्रांत के बाओजिंग शहर में 10 लोगों की मौत हो गई है। अफगानिस्तान में कल रात 5.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके झटके दिल्ली और आसपास के इलाकों में महसूस किए गए। विस्तृत समाचार की प्रतीक्षा है। उत्तर प्रदेश के इटावा से भाजपा सांसद रामचंद्र कठेरिया को एमपी एमएलए पूर्व 2 साल की सजा सुनाई। विपक्षी कांग्रेस समेत विभिन्न हलकों की मांग के मद्देनजर मणिपुर सरकार ने 21 अगस्त को विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया है। मणिपुर में बिगड़ते हालात और हिंसाग्रस्त राज्य में सरकारी हथियार लूट की खबरों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट में कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता पाया कि मई की शुरुआत से मणिपुर में संवैधानिक मशीनरी कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। फिर भी प्रधानमंत्री चुप है, पूरी तरह से बदनाम मुख्यमंत्री को बने रहने की अनुमति दे रहे हैं। जयराम रमेश ने इस पोस्ट के साथ सरकारी हथियारों की लूट की एक खबर भी साझा की। और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। मोदी सर ने मामले में सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले तक दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अब इंतजार लोकसभा अध्यक्ष के फैसले का है कि कब राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाल करते हैं। तो क्या है इसे लेकर कांग्रेस का एक्शन प्लान, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सर ने मानहानि मामले में सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी और अगले ही दिन यानी 24 मार्च को राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के दोष सिद्धि पर सेशन कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब राहुल गांधी को सजा मिली और 24 घंटे में उनकी सदस्यता छीन ली गई, तो अब राहुल गांधी की सजा पर रोक लग गई है, तो 24 घंटे में उनकी सदस्यता भी बहाल होनी चाहिए। जिस कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा दी वो संसद से 1000 किलोमीटर दूर है। 1000 किलोमीटर दूर का फैसला 24 घंटे में लोकसभा सचिवालय को मिल गया, लेकिन अब जो फैसला आया है वो संसद से 2 किलोमीटर दूर की कोर्ट से आया है। ऐसे में लोकसभा सचिवालय तक ये पहुंचेगा भी जल्द ही। कांग्रेस की नजर अब लोकसभा स्पीकर पर है। पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी राहुल की सदस्यता बहाली को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिल चुके हैं। उनसे जल्द ही राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने की मांग की गई है और अब कांग्रेस पार्टी की ओर से साफ कर दिया गया है कि वो इस मामले में ज्यादा इंतजार नहीं करेगी। मंगलवार दोपहर तक अगर लोकसभा स्पीकर ने कोई फैसला नहीं किया तो मंगलवार को ही कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी। राहुल गांधी के वकीलों की टीम अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। सदस्यता बहाली के 2 ही उपाय हैं, या तो स्पीकर उनकी सदस्यता बहाल करे या फिर पार्टी इसके लिए कोर्ट का रुख करे। पार्टी एनसीपी के लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल के फैसले को नजीर बनाकर कोर्ट जाने की तैयारी में है। फैजल के मामले में 25 जनवरी को केरल हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाई थी, लेकिन उनकी सदस्यता बहाली तभी हुई जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से कुछ देर पहले ही फैजल की सदस्यता को बहाल किया गया था। कांग्रेस के सख्त तेवरों के आगे मोदी सरकार को झुकना होगा। मोदी सरकार की मुश्किलें इंडिया ने भी बढ़ा रखी हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर 26 दलों का इंडिया गठबंधन अपनी तीसरी बैठक महाराष्ट्र में करने जा रहा है। महाराष्ट्र में होने वाली बैठक को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की तीसरी बैठक 31 अगस्त 1 सितंबर को मुंबई में होगी और इस मीटिंग की मेजबानी शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट मिलकर करेंगे। 31 अगस्त को मीटिंग महाराष्ट्र के मुंबई के ग्रांड हयात होटल में होगी, जो 1 सितंबर तक चलेगी। इस बार की बैठक भी बेंगलुरु में हुई बैठक की तरह ही चलेगी, यानी 31 अगस्त को महागठबंधन में शामिल सभी दलों के लिए डिनर का आयोजन होगा और मुख्य बैठक 1 सितंबर को होगी। बैठक के बाद सभी दल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे।
शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा, एनसीपी और कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक में इंडिया समिट कराने का निर्णय लिया गया है। उद्धव ठाकरे इस मीटिंग को होस्ट करेंगे। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब सभी 26 दल किसी ऐसे राज्य में मीटिंग करेंगे जहां गठबंधन का कोई भी दल सत्ता में नहीं है। दरअसल पहली मीटिंग बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू ने 23 जून को पटना में आयोजित की थी और दूसरी बैठक बेंगलुरु में 18 और 19 जुलाई को आयोजित की गई थी और जिसकी मेजबानी कांग्रेस ने की थी। और ये बैठक काफी अहम भी है क्योंकि ये पहली बार होगा जब इंडिया गठबंधन के ऐलान के बाद सभी दल चुनावी चर्चा के लिए एक साथ होंगे। खबर यह भी है कि 31 अगस्त को होने वाली बैठक में 26 दल से भी ज्यादा शामिल हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन की इस बैठक में 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी को भी अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आप, जेडीयू, आरजेडी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी और सीपीआई-एम से एक सदस्य होंगे। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में गठबंधन के संयोजक पर फैसला हो सकता है। इंडिया गठबंधन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रहा है, जिससे पीएम मोदी भी परेशान हैं। परेशानी तो अडानी ग्रुप की कांग्रेस ने बढ़ा रखी है। एक तरफ अडानी ग्रुप सीमेंट सेक्टर में अपनी दावेदारी और मजबूत कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गौतम अडानी पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस के निशाने पर हैं। अब कांग्रेस ने एक बार फिर अडानी को लेकर मोदी सरकार को घेर लिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी का मामला काफी गरमाया हुआ है और कांग्रेस इसको लेकर मोदी सरकार पर लगातार निशाना साधती रही है। साथ ही अडानी मामले में जेपीसी की जांच भी उठती रही है। कांग्रेस ने इस मामले में मोदी सरकार से कई सवाल पूछे थे। कांग्रेस ने इसको लेकर हम अडानी के है कौन की लंबी सीरीज भी चलाई। इसी कड़ी में कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक बार फिर गौतम अडानी को लेकर मोदी पर जमकर निशाना साधा है। बीते महीनों में हमारे द्वारा चलाई गई हम अडानी के हैं कौन सीरीज में हमने बताया था कि अडानी ग्रुप ने कैसे अपने कंपटीशन वाली कंपनियों पर डाली गई जांच एजेंसियों की मोदी मेड रेड के चलते फायदा उठाया है। ताजा मामला अडानी के स्वामित्व वाले अंबुजा सीमेंट्स द्वारा सांघी इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण का है, जिसकी क्रोनोलॉजी कुछ ऐसी है। 28 अप्रैल 2023 को खबर आई कि भारत की तीसरे सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक कंपनी श्री सीमेंट सांघी इंडस्ट्री का अधिग्रहण करने वाली है। 21 जून 2023 को इसी कड़ी में खबर आई कि इनकम टैक्स ने श्री सीमेंट से जुड़ी 5 जगहों पर छापेमारी की है। 19 जुलाई 2023 को श्री सीमेंट कंपनी सांघी इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण की दौड़ से बाहर हो जाती है। फिर 3 अगस्त 2023 को पता चलता है कि अडानी के स्वामित्व वाली अंबुजा सीमेंट्स ने सांघी इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण कर लिया है। ये पैटर्न दिखाता है कि देश की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर प्रधानमंत्री के पूंजीपति मित्रों को अमीर बनाने का काम हो रहा है और देश की बहुमूल्य संपत्तियों को अडानी समूह को सौंपा जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा, कुछ महीने पहले हम अडानी के हैं कौन HAH के सीरीज के तहत प्रधानमंत्री से 100 सवाल पूछे गए थे। तब कांग्रेस पार्टी ने बताया था कि कैसे अडानी ग्रुप ने अपने कंपटीशन वाली कंपनियों पर जांच एजेंसी द्वारा डाली गई मोदी मेड रेड्स का लाभ उठाया था। ताजा एपिसोड अडानी के स्वामित्व वाली अंबुजा सीमेंट्स द्वारा सांघी इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण की क्रोनोलॉजी है। तेजी से बढ़ते मोदी मेड मोनोपोली 3M पर हमारा बयान। अडानी मुद्दा मोदी सरकार के लिए आफत बना हुआ है, तो वहीं गुजरात बीजेपी में भी आफत आने वाली है। गुजरात को बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। पार्टी यहां 25 साल से सत्ता में है, लेकिन अब ये गढ़ दरकता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टी के अंदर बगावत भड़कती जा रही है, नेता इस्तीफा दे रहे हैं, तो एक दूसरे पर आरोपों का खेल तेज हो गया है और अब एक और दिग्गज नेता ने इस्तीफा दे दिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण गुजरात में उनके खिलाफ पार्टी के अंदर जबरदस्त गुस्सा दिखाई दे रहा है। हाल ही में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर नेताओं के विभागों के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। इसे लेकर बीजेपी विधायक संदीप देसाई ने FIR दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी अध्यक्ष को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। देसाई की शिकायत पर बीजेपी के ही 3 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद से साफ हो गया कि गुजरात बीजेपी में बगावत के हालात बन गए हैं और अब पार्टी के प्रदेश सचिव प्रदीप सिंह वाघेला के इस्तीफे की खबर आ गई। वाघेला के इस्तीफे को लेकर पार्टी के नेताओं ने चुप्पी साध ली है, लेकिन उनके इस्तीफे की पुष्टि जरूर कर दी है। जल्द ही पार्टी की ओर से इस मामले पर कोई बयान आ सकता है। प्रदीप सिंह वाघेला को पार्टी में बेहद प्रभावशाली माना जाता है। वाघेला पार्टी के महासचिव होने के साथ गांधीनगर में पार्टी के मुख्यालय श्री कमलम के प्रभारी भी थे। उनका इस्तीफा ऐसे समय आया है जब पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। इस साल अप्रैल में महासचिव भार्गव भट्ट को पार्टी आलाकमान ने पद से हटा दिया था। भार्गव की जगह किसी और की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। गुजरात बीजेपी में महासचिव के 4 पद है। वाघेला के इस्तीफे के साथ पार्टी में केवल 2 महासचिव रजनी पटेल और विनोद चावड़ा रह गए हैं। ऐसे में पार्टी के कामकाज पर भी असर दिखने लगा है।
गुजरात बीजेपी में घमासान मचा है। इधर मणिपुर में मचा घमासान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मणिपुर को लेकर सरकार का कहना है कि 18 जुलाई से हालात काबू में हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये रोजाना आ रही खबरों से पता चल रहा है। मणिपुर में 94 दिन से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मणिपुर में एक बार फिर बवाल देखने को मिला है। मणिपुर का क्या होगा ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। 3 महीने पहले शुरू हुआ बवाल आज भी जारी है। प्रदेश के हालात को लेकर ऐसा लग रहा है कि मानो सरकार ने अब उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है। देश के पूर्वोत्तर में टकराव थमता नहीं दिख रहा है। पिछले 3 महीनों से बवाल के कारण लोगों को अपना घर, गांव सब कुछ छोड़कर राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है। अभी तक 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और पिछले 24 घंटों में बिष्णुपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है, जिसमें मैतेई समुदाय के 3 लोगों की जान चली गई है। ये झड़प टेरा खोंगसांगवी, कांगवे और थोरबुंग में हुई है। ये इलाका कुकी मैतेई के बीच बॉर्डर का है। उपद्रवियों ने यहाँ कई घरों को आग के हवाले कर दिया। यहाँ सुरक्षा बलों ने बफर जोन बनाया है। इस बफर जोन के एक तरफ कुकी और दूसरी तरफ मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। सुरक्षा बलों ने कुकी और मैतेई समुदाय को बफर जोन पार न करने के लिए कहा था, लेकिन उपद्रवियों ने इसे पार करने की कोशिश की। वहीं 3 अगस्त को भी इम्फाल पश्चिम में इस बवाल में एक पुलिस अधिकारी की जान चली गई थी। मणिपुर में हालात बीजेपी के काबू से बाहर हैं तो पाक में इमरान खान के हालात भी काफी बुरे हो चले हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एक के बाद एक उनके खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं और अब तो इमरान खान के राजनीतिक करियर पर ही सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अब इमरान खान के चुनाव लड़ने पर ही रोक लगा दी गई है। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुना दी है। सजा का ऐलान होने के बाद इमरान खान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में कोट लखपत जेल भेज दिया गया है। ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को विदेश से मिले उपहार तोशाखाना से कम दाम में खरीदकर उन्हें महंगी कीमत पर बेचने के मामले में दोषी पाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इमरान खान ने 2.15 करोड़ रुपए में इन उपहारों को तोशाखाना से खरीदा और इन्हें बेचकर 5.8 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। इन उपहारों में एक ग्राफ घड़ी, कम्फलिंग का एक जोड़ा, एक महंगा पेन, एक अंगूठी और 4 रोलेक्स घड़ियां शामिल है। बिक्री की जानकारी नहीं बताने के कारण पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान को अयोग्य घोषित कर दिया था। दरअसल पाकिस्तान के कानून के अनुसार किसी राष्ट्रीय प्रमुख को अगर कोई उपहार मिलता है तो उसे तोशाखाना में जमा करना होता है। अगर जिसे उपहार मिला है और वो उसे अपने पास रखना चाहता है तो उसकी पूरी कीमत देकर ही हासिल किया जा सकता है। उपहार की कीमत एक नीलामी की प्रक्रिया के जरिए तय की जाती है। वहीं इमरान खान को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो उनके 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगी रहेगी। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में इमरान खान और उनके वकील मौजूद नहीं थे। और बुलेटिन के आखिर में बात अनुच्छेद 370 के विरोध की। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीने पूरे 4 साल हो गए हैं। 4 साल पहले आज ही के दिन केंद्र सरकार ने राज्य का विभाजन कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ऐसे में इसे लेकर आज घाटी में तमाम जगह विरोध प्रदर्शन किए गए। विरोध प्रदर्शन की आशंका तो सरकार को पहले से ही थी, तो इसके बाद सरकार ने क्या कदम उठाए, देखते हैं ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को छोड़कर अधिकांश पार्टियों के नेताओं को कल रात से ही नजरबंद करना शुरू कर दिया गया था। कई नेताओं को तो पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती इसे लेकर ट्वीट कर कहा कि मुझे और अन्य वरिष्ठ पीडीपी नेताओं को घर में ही नजरबंद किया गया है। आधी रात को अचानक पुलिस ने पीडीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर थाने में बिठा रखा है। पुलिस की यह हरकत सुप्रीम कोर्ट में सरकार के उस दावे को खारिज करती है जिसमें उन्होंने कश्मीर में शांति स्थापित होने की बात कही थी। एक तरफ जहां सरकार पूरे कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने की घटना का उत्सव मना रही है, तो वहीं उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों की भावनाओं को दबाया जा रहा है। मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान इस बात का भी संज्ञान लेगा। दूसरी ओर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक के समर्थकों ने उनकी रिहाई की मांग को लेकर श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। उमर फारूक की नजरबंदी को 4 साल हो गए हैं, यानी जिस दिन कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया था उसी दिन मीरवाइज को हिरासत में ले लिया गया था। मीरवाइज मोहम्मद फारूक ऑल जम्मू एंड कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष थे। मीरवाइज के समर्थकों ने कहा कि अगर सरकार दावा करती है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति में सुधार हुआ है और G20, अमरनाथ यात्रा और शिया जुलूस जैसे कार्यक्रम संभव है, तो मीरवाइज की रिहाई क्यों नहीं। और